हेलो स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड एनसीईआरटी सॉल्यूशन में आगे पेज नंबर 78 क्वेश्चन नंबर 8 से। बट इसके पहले एक इन्फॉर्मेशन, जो बच्चे चैनल पे नए आए हैं बच्चों, मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पे आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स क्लास 9th एंड 10th का बहुत ही क्वालिटी कंटेंट मिल जाएगा। साथ में इस चैनल के बारे में खास बात यह है कि इस चैनल पे बच्चों आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के भी सॉल्यूशंस वीडियो के फॉर्म में हर एक क्वेश्चन को हमने यहाँ एक्सप्लेन किया हुआ है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी आपको मिल जाएगा, शायद आपको ना पता हो, लेकिन बच्चों मैं आपको बता दूं कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक जो है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टूल टू क्लियर योर कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, साथ में बोर्ड एग्जामिनेशन में प्रैक्टिस के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है बच्चों। तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कुछ बच्चों को नहीं पता है क्या होता है, मैं आपको बता दूं। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक बच्चों सीबीएसई ने एनसीईआरटी के साथ लगा के रखी है आपकी प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, अब जो नए बच्चे हैं मैं उनको बता दूं कि ये सारे लिंक्स कहाँ मिलेंगे, ये प्लेलिस्ट कहाँ मिलेंगी। तो बच्चों कमेंट सेक्शन चेक करिए। कमेंट सेक्शन क्या होता है ये तो आपको पता ही है, बट वहाँ पे एक पिन कमेंट होगा। पिन कमेंट क्या होता है, जो कमेंट सबसे ऊपर आ रहा है उसको पिन कमेंट बोलते हैं। वहाँ रीड मोर पे क्लिक करिए, बहुत बड़ा सा एक मैसेज वहाँ पे खुल के आएगा आपके लिए। वहाँ पे आपको डिफरेंट लिंक्स दिए होंगे, आपको सब कुछ खुद ही समझ में वहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, वहीं पे आपको कार्बन एंड कंपाउंड एनसीईआरटी का भी पूरा प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। अब कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं, उनको लिंक नहीं मिलता है, सर चैप्टर कहाँ से पढ़ें, चैप्टर नहीं मिल रहा है, एनसीईआरटी नहीं मिल रहा है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर नहीं मिल रहा है। तो सुनिए, आप व्हाट्सएप नंबर 750364 ये 7503644171 इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करिए। वैसे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पिन कमेंट में सब कुछ है। ठीक है, आपको लिंक यहाँ से सेंड कर देंगे। ओके, अब ये सारी इन्फॉर्मेशन न्यू स्टूडेंट्स के लिए थी। अब आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है, व्हाई डज मिसल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस व्हेन सोप इज एडेड टू वाटर, विल द मिसल बी फॉर्म्ड इन अदर सॉल्वेंट सच एज इथेनॉल ऑल्सो। अब मेरी बात समझिए, पहले मिसल समझिए क्या होता है। देखिए, सोप का जो स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना, सोप का मतलब सोप क्या है, सोप एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है ना, तो सोप का जो एक मॉलिक्यूल होगा वो कुछ इस तरीके से होता है। ध्यान से चेक करिएगा बच्चों। पहले सोप का हम आपको 1 मॉलिक्यूल दिखा रहे हैं। ठीक है, ये देखिए, ये सोप का 1 मॉलिक्यूल है। इसमें सोप के 1 मॉलिक्यूल में बच्चों देयर आर 2 एंड्स, 2 तरीके के एंड होते हैं। ये वाला जो एंड होता है ना, इसको हम, इसके बहुत सारे नाम होते हैं, ध्यान चेक करिए। इसका पहला नाम है नॉन पोलर एंड, इसको हम बोल सकते हैं, या हम इसको बोल सकते हैं, ध्यान से सुनते रहिएगा फिर सब समझ में आ जाएगा, हाइड्रोफोबिक एंड बोल सकते हैं, हाइड्रोफोबिक एंड बोल सकते हैं, नॉन पोलर एंड या फिर हाइड्रोफोबिक एंड, या फिर इसको हम हाइड्रोकार्बन एंड बोल सकते हैं, या फिर हम इसको नॉन आयनिक एंड बोल सकते हैं, नॉन आयनिक एंड बोल सकते हैं। ये सब इसके नाम है। अब इसको देखिए जरा, ये जो दूसरा एंड होता है, ये सोप का 1 मॉलिक्यूल हमने आपको दिखाया है। ठीक है ना, सोप के 1 मॉलिक्यूल में दूसरा जो एंड होता है बच्चों, यहाँ पोलैरिटी होती है, यानी कि यहाँ पे प्लस और माइनस के साइन आपको दिखाई यहाँ पर पड़ेंगे। ठीक है, तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, पोलर एंड। जैसे कि ध्यान से चेक करो, मैग्नेट होता है ना आपके पास, मैग्नेट में 2 तरीके के पोल होते हैं, साउथ पोल, नॉर्थ पोल। उसी तरीके से यहाँ पर ये सोप का एक मॉलिक्यूल है, ये वाले एंड पे आपको कोई चार्ज नहीं दिखाई पड़ेंगे, ये अनचार्ज है। बहुत सारे नाम होते हैं इस एंड के, अनचार्ज एंड भी बोल सकते हैं, कोई चार्ज नहीं है। लेकिन दूसरे वाले एंड पे आपको चार्ज दिखाई पड़ेंगे। ठीक है ना, देखिए क्लास में डिटेल में पढ़ा है, चैप्टर फॉलो करिए, सब कुछ क्लियर होगा। बट फिर भी यहाँ मैं पूरा आपको समझाऊंगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, आयनिक एंड बोल सकते हैं, आयनिक एंड बोल सकते हैं। और क्या बोल सकते हैं इसको, चार्ज एंड बोल सकते हैं। और क्या बोल सकते हैं इसको, पोलर एंड बोलेंगे। और क्या बोलेंगे इसको हम हाइड्रोफिलिक एंड बोलेंगे, हाइड्रोफिलिक एंड बोलेंगे। ठीक है ना, इतनी बातें समझ में आ गई। अब समझ रहा क्या होगा, सोप सॉल्यूशन आपने लिया, सोप सॉल्यूशन में आपने कोई गंदा कपड़ा ऐसे डाला सोप सॉल्यूशन में। ठीक, जब ये कपड़ा डालते हो उस कपड़े में क्या लगा बताइए, डर्ट लगा है, ग्रीस लगा है, ऑयल लगा है। ठीक है, तो मेरी बात ध्यान से सुनिए, लाइक डिजॉल्व्स लाइक, इस तरीके से याद करो, लाइक डिजॉल्व्स लाइक, ऐसे याद करो, मतलब समझो। देखो यहाँ पर मुझे थोड़ी सी जगह यहाँ पे चाहिए होगी। ठीक है ना, जब कपड़ा आप ऐसा सोप सॉल्यूशन में डालोगे तो कपड़े में जो डर्ट पार्टिकल लगा या जो ग्रीस है, ये देखिए, ये जो ग्रीस वाला पार्टिकल है ना बच्चों, ये जो ग्रीस पार्टिकल होते हैं अनचार्ज होते हैं, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है। ठीक है, अब देखो, ये सोप का मॉलिक्यूल आएगा, ये सोप का एक मॉलिक्यूल है। ठीक, ये मॉलिक्यूल आएगा सोप का, ये वाला जो हम आपको एंड दिखा रहे हैं ना ब्लैक वाला, ये मान लीजिए आपका ये वाला एंड है, कौन सा, नॉन पोलर एंड। ग्रीस के पार्टिकल पे बच्चों कोई चार्ज नहीं होता है, डर्ट के पार्टिकल पे कोई चार्ज नहीं होता है, ऑयल के पार्टिकल पे कोई चार्ज नहीं होता है। तो ये देखो, ये सोप का मॉलिक्यूल है, ये वाला एंड कैसा है, अनचार्ज, ये अनचार्ज है, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है। और ये जो आपका ग्रीस का पार्टिकल है या ऑयल का पार्टिकल, ये भी अनचार्ज है। तो ये मॉलिक्यूल आएगा, इसको ऐसा पकड़ लेगा यहाँ से। किसने किसको अट्रैक्ट किया, ग्रीस भी कैसा था, नॉन पोलर, यानी कि ग्रीस पे कोई चार्ज नहीं है। और ये जो आपका सोप का मॉलिक्यूल है, इसके ये वाले एंड पे भी कोई चार्ज नहीं है। बात समझ में आई कि नहीं, तो दोनों एक दूसरे को ऐसे पकड़ लेंगे। फिर दूसरा मॉलिक्यूल आएगा सोप का,
वो भी इसको यहाँ से ऐसे पकड़ लेगा, तीसरा आएगा यहाँ से ऐसे पकड़ लेगा, चौथा आएगा यहाँ से ऐसे पकड़ लेगा। और ध्यान रखिएगा सोप, देखिए हम आपको बना के यहाँ दिखा देते हैं, ये कुछ इस तरीके से, ठीक। ये फर्स्ट मॉलिक्यूल आया, ये देखिए ये सेकेंड मॉलिक्यूल आया, फिर ये आपका ऐसे थर्ड मॉलिक्यूल आया, ठीक है। इस तरीके से ये तो मैं आपको 2 डायमेंशनल में दिखा रहा हूँ स्पेस में, ये 3D में होगा, यानी कोई मॉलिक्यूल ऐसे भी आ रहा होगा, कोई बोर्ड के पीछे से भी आ रहा होगा। ऐसे बहुत सारे जब आप मॉलिक्यूल ले लोगे तो एक क्लस्टर बन के आएगा, एक गुच्छा बन के आएगा, स्फेरिकल शेप का आपको एक शेप यहाँ पे बच्चों दिखाई पड़ेगा कुछ इस तरीके से। इसी को मिसल बोलते हैं, ठीक है। बीच में कौन ट्रैप है बताओ? ऑयल का पार्टिकल। और ध्यान से चेक करो, ये जो एंड है जहां पर आपको क्या दिखाई पड़ता था? माइनस प्लस, जो पोलर एंड है, माइनस प्लस, ये किससे अट्रैक्ट हो गए? एंड पे जो यहाँ पे जो एंड है आयनिक एंड वाला, ये किससे अट्रैक्ट हो गए? वाटर का स्ट्रक्चर आप लोग को पता है? वाटर का स्ट्रक्चर मैं आपको एक बार बताना चाहूंगा। वाटर का जो स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरीके से, वाटर का फॉर्मूला तो सबको पता होगा H2O, और उसका स्ट्रक्चर होता है यहाँ पे O होता है, यहाँ पे H और यहाँ पर H। ये कुछ ऐसा V शेप का होता है वाटर का मॉलिक्यूल। यहाँ सेंटर में होगा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाएगा हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाएगा हाइड्रोजन। ये देखिए यहाँ पर बच्चों ऑक्सीजन के ऊपर होता है माइनस का साइन और हाइड्रोजन पे होता है प्लस का साइन, ठीक है। इसको हम बोलते हैं कि वाटर का नेचर कैसा है? पोलर है। वाटर का नेचर कैसा है? पोलर है, यानी कि वाटर पे चार्ज आपको दिखाई पड़ेंगे, ऑक्सीजन पे नेगेटिव और हाइड्रोजन पे पॉजिटिव। क्यों होता है ऐसा? ऐसा इसलिए होता है बिकॉज ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ना वो हाइड्रोजन से ज्यादा होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है सुन लो, देखो ये शेड पेड इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, ये जो बॉन्ड है ना यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई है तभी तो बॉन्ड बना है भाई। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होते हैं यार? जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बॉन्ड बनते हैं उसको कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। तो ये वाला कोवेलेंट बॉन्ड है, ये वाला कोवेलेंट बॉन्ड है। तो सुनो, कोवेलेंट बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, ठीक। अब इलेक्ट्रॉन को जो अपनी तरफ ज्यादा खींच के रखता है ना, इलेक्ट्रॉन को जो अपनी तरफ ज्यादा खींच के रखता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? ज्यादा है, इसलिए ऑक्सीजन पे क्या आ गया? माइनस। ऑक्सीजन पे माइनस दिखाने का हमारा ये मतलब है कि ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स इनको ज्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करके किसने रखा हुआ है? ऑक्सीजन ने। इसलिए इस पे आ गया माइनस, और जिससे इलेक्ट्रॉन दूर हट गए उस पे आ गया प्लस। हाइड्रोजन से बेचारे दूर खिसक गए थोड़ा सा तो हाइड्रोजन पे प्लस आ गया, ठीक है ना। और ऑक्सीजन के पास थोड़ा सा खिसक गया इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीजन पे हमने माइनस लिख दिया, ठीक है। इस तरीके से वाटर में पोलैरिटी आ जाती है, वाटर में पोलैरिटी आ गई। अब सुनो, तो ये वाटर के बहुत सारे पार्टिकल्स हैं यहाँ पर, ठीक है। तो वाटर के बहुत सारे पार्टिकल्स हैं बच्चों, ध्यान से करो, वाटर के बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। ये देखिए कुछ इस तरीके से, वाटर पे भी पोलैरिटी दिखाई पड़ रही है, नेगेटिव पॉजिटिव, और ये वाले एंड पे भी क्या दिखाई पड़ रहा है? नेगेटिव पॉजिटिव। दिमाग लगाइए क्या होगा? नेगेटिव किसको खींचेगा? प्लस को। प्लस किसको खींचेगा? नेगेटिव को। यानी कि ये जो पोलर मॉलिक्यूल है वाटर का, ये इसके किसके? सोप के पोलर एंड से अट्रैक्ट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो दिमाग लगाइए क्या होगा? ये जो मिसल बन के आएगी, ये जो बॉल बन के आएगी, बॉल के बाहर वाले सरफेस पे कौन लगे होंगे? वाटर के पार्टिकल्स। क्यों? क्योंकि ध्यान से चेक करो, जो बॉल बन के आ रही है, बॉल जैसा स्फेयर जैसा जो कुछ बन के आ रहा है, इसके बाहर आउटर सरफेस पे 3D में आपको यहां पर ये कौन सा है? पोलर एंड है, आयनिक एंड। तो आयनिक एंड कहां जाके चिपक जाएगा? वाटर में। इसीलिए हमने आपको बोला था कि ये आयनिक एंड को हम क्या बोलेंगे? हाइड्रोफिलिक एंड। हाइड्रो मतलब पानी को, फिलिक मतलब पसंद करने वाला। तो ये वाला जो एंड है ये पानी को पसंद करता है, वाटर को पसंद करता है, क्योंकि ये भी पोलर है और ये भी पोलर, मतलब आपको यहाँ पे चार्ज दिखाई पड़ेगा, ठीक है। ये भी पोलर है, ये भी पोलर है, ठीक है ना। और ये जो ये वाला एंड था, ये वाला, इसको हमने क्या बोला था? हाइड्रोफोबिक एंड। हाइड्रोफोबिक, हाइड्रो मतलब वाटर, फोबिक मतलब दूर भागने वाला, वाटर से डरने वाला, वाटर से दूर भागने वाला। तो ये वाला जो एंड है ये वाटर के पास नहीं आता क्योंकि यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है। ये वाटर से दूर हट के कहाँ चला जाता है? ग्रीस पार्टिकल के पास, ऑयल पार्टिकल के पास। ऑयल पार्टिकल को ऐसा बीच में यहाँ पे ऐसा पकड़ लेता है। कोई डाउट है बताइए? तो इस तरीके से बनता है आपका क्या? मिसल। ओके, चलो अब बच्चों जब आप कपड़े धो रहे हो तो सोप, आपने जो सोप सॉल्यूशन बनाया किस में बनाया? पानी में बनाया है, ठीक है ना। क्योंकि मिसल्स कहाँ बनेंगे? वाटर में ही तो बनेंगे। ध्यान से मेरी बात सुनो, कपड़ा ऐसा लिया, गंदा कपड़ा, ठीक है, सोप सॉल्यूशन लिया। सोप सॉल्यूशन बनाया किसके साथ? मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए। सॉल्यूशन पता है ना कैसे बनता है? सॉल्यूट और सॉल्वेंट से। सॉल्यूट और सॉल्वेंट से। जैसे कि आप नमक पानी का घोल जब बनाते हो तो नमक क्या है? सॉल्यूट है, पानी क्या है? सॉल्वेंट है, ठीक। इसी तरीके से जब सोप सॉल्यूशन बनाओगे तो सोप जो उसमें डालते हो आप, किसमें? पानी में। सोप हो गया सॉल्यूट और सॉल्वेंट कौन है? वाटर। तो सॉल्वेंट वाटर हुआ, सोप आपका सॉल्यूट हुआ। ये कपड़ा आपने उसमें डाला ऐसा, ठीक है, पानी के साथ बनाया। तो पानी के साथ जब सोप सॉल्यूशन आपने बनाया तो कपड़े में क्या है? ग्रीस पार्टिकल। ग्रीस पार्टिकल या ऑयल पार्टिकल की मौजूदगी में यहाँ मिसल्स फॉर्मेशन हो गया। लेकिन हमें क्वेश्चन में ये पूछा गया था, अगर आप ध्यान से पढ़ें बच्चों, क्वेश्चन में पूछा था विल अ मिसल बी फॉर्म्ड अदर सॉल्वेंट सच एज इथेनॉल आल्सो। मतलब समझो बच्चों, इथेनॉल, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ इथेनॉल? मतलब कह रहा है कि अगर तुम वाटर की जगह क्या ले लो? इथेनॉल। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ इथेनॉल? C2H5OH। सुनो, अब हम क्या करने आ रहे हैं, हमने कहा भाई कपड़ा धोना है, हमने कहा ठीक है, सॉल्यूट क्या है?
सोप ले आओ और डालो, पानी में नहीं डालो, कह रहा इथेनॉल में डाल दो। ठीक है, पानी की जगह हमने क्या ले लिया, इथेनॉल। तो इस बार सॉल्वेंट क्या है हमारा, इथेनॉल। तो बच्चों अगर हम इथेनॉल ले लें, ध्यान से चेक करो, इथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है, C2H5OH। बच्चों एक बात बताएं, मिसल तो तब बनेगा ना जब सॉल्वेंट का नेचर कैसा होना चाहिए, आयनिक। सॉल्वेंट कौन था, यहाँ वाटर था पहले। ठीक है, सॉल्वेंट का नेचर कैसा होना चाहिए, आयनिक, यानी कि इस पे आपको चार्ज दिखाई पड़ने चाहिए, इस पे चार्ज होना जरूरी है, तभी तो ये पार्टिकल्स जाके कहां पे चिपक जाएंगे, सोप के मॉलिक्यूल के चार्ज वाले एंड पे, यानी कि हाइड्रोफिलिक एंड पे। ठीक है, ये चेक करो। लेकिन अगर हम सॉल्वेंट ऐसा लें, इथेनॉल जैसा, जिसमें कि, ध्यान से समझिए, जिसमें कि चार्ज ही ना हो कहीं, इथेनॉल का ये मैं आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूं। ध्यान से चेक करिए, कार्बन कितने यहाँ पर 2 है, तो देखिए 2 कार्बन है, हाइड्रोजन कितने 5, तो 1 हाइड्रोजन इधर लगाया, 1 इधर लगाया, 2 हो गए, ये इधर लगाया 3, एक इधर लगाया 4, एक इधर लगाया 5 और इधर लग गया OH। ध्यान से चेक करो, ये इथेनॉल का स्ट्रक्चर है। बच्चों इथेनॉल में कहीं भी पोलैरिटी नहीं होती है ज़्यादा, इथेनॉल में कहीं पे पोलैरिटी आपको ऐसा देखने को नहीं मिलेगा, O पे माइनस H पे प्लस ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। इथेनॉल में बहुत कम होता है, बहुत कम पोलैरिटी होती है, इस पर इतनी कम होती है यहाँ पे पोलैरिटी कि ये यहाँ से अट्रैक्ट नहीं हो पाता है। बात समझे कि नहीं समझे? ठीक है, तो ध्यान से चेक करो बच्चों, इसमें नो पोलैरिटी, इथेनॉल के मॉलिक्यूल में नो पोलैरिटी। अब एक बात बताओ बच्चों, अगर इथेनॉल के मॉलिक्यूल में कोई पोलैरिटी नहीं है, तो जब इथेनॉल आपने डाला सॉल्वेंट के फॉर्म में, इथेनॉल कहां जाके चिपक जाएगा बताइए? इथेनॉल बच्चों ये वाले एंड पे आके, जितने भी इथेनॉल के मॉलिक्यूल हैं C2H5OH, ठीक है, ये जाके यहां चिपक जाएगा। सोप का दूसरा मॉलिक्यूल आएगा, वो दूसरे इथेनॉल के मॉलिक्यूल को पकड़ लेगा। ठीक है, आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही आवाज? हाँ, तो ध्यान से चेक करो बच्चों, ये इथेनॉल अगर आप डालोगे तो इथेनॉल पे तो चार्ज ही नहीं है, तो इथेनॉल पे अगर चार्ज नहीं है तो ये आयनिक एंड से नहीं अट्रैक्ट होगा, बल्कि इथेनॉल कहां से जाके अट्रैक्ट हो जाएगा, नॉन पोलर एंड, जिसको हम हाइड्रोफोबिक एंड बोलते हैं, या फिर हम इसको हाइड्रोकार्बन एंड भी बोलते हैं। चेक करो, ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं? एक्चुअल में क्या है, यहां बहुत कम पोलैरिटी होती है, ये वाला पोर्शन डोमिनेट करता है। चेक करो, ये वाला पोर्शन डोमिनेट करता है। ये क्या है, लॉन्ग कार्बन का चेन है, और ये भी क्या है, लॉन्ग कार्बन का चेन है, नॉन पोलर है। यहां पर भी नॉन पोलर है, दोनों पकड़ लेंगे एक दूसरे को, तो इथेनॉल का मॉलिक्यूल यहां से बच्चों पकड़ में आ जाएगा सोप के। अब बताइए, क्या मिसल का कोई फॉर्मेशन होगा? हुआ क्या बताओ? इथेनॉल जो तुमने डाला भैया, साबुन उसको खा गया, उसके साथ सॉल्यूशन बना दिया साबुन ने सारा, एक तरीके से रिएक्शन तो हम नहीं बोलेंगे, ये वाला एंड इसको अट्रैक्ट कर ले रहा है। सही है ना? मिसल कब बनेगा बताओ? जब आउटर सरफेस पे कोई आयनिक पार्टिकल आ जाए, ऐसे सरफेस पे। ठीक, कौन आते हैं आयनिक पार्टिकल? कौन होते हैं? जो सॉल्वेंट लेना आपको, आयनिक लेना, वो तो तुमने आयनिक लिया नहीं, वो तो तुमने नॉन आयनिक ले लिया, इथेनॉल। तो भैया इथेनॉल कहां आ पाएगा यहाँ पे? बाहर इथेनॉल कहां पाएगा? इथेनॉल पे चार्ज ही नहीं है, सारा का सारा इथेनॉल कहां चला जाएगा? ये वाले एंड पे चला जाएगा, यानी कि ये सोप के साथ ऐसा कनेक्ट हो जाएगा, तो सोप के साथ सॉल्यूशन बना देगा यार। पसंद नहीं? तो ये चीज है। ओके, तो यानी कि इथेनॉल यहां पर सॉल्युबल हो जाएगा किसके साथ? सोप मॉलिक्यूल्स के साथ। तो इस तरीके से कोई डाउट है बताइए यहां पर? अब आइए देखते हैं कि हमको बच्चों एग्जाम में थ्योरी में क्या क्या लिखना है। सबसे पहले उन्होंने हमसे क्वेश्चन क्या किया था? उन्होंने सबसे पहले हमसे क्वेश्चन किया था कि व्हाई डज मिसल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस व्हेन सोप इज एडेड टू वाटर। तो मिसल क्यों बनता है, ये हमें लिखना है। ठीक है, तो आइए हम इसका आंसर आपको बताते हैं। अच्छा, इसके पहले आप एक काम कर दीजिएगा, अगर आपको सोप की डेफिनेशन याद है तो आप लिख भी सकते हो। ठीक है, सोप्स क्या होते थे? सोप इज अ सोडियम पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड। अब इसको मैं इस वीडियो में ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, क्लास क्राइव प्लीज़ वहाँ देखिए, इसलिए मैंने यहाँ डेफिनेशन नहीं पूछी उसने। अगर आपको लिखना हो तो आप लिख सकते हो, अगर आपकी मर्जी थोड़ा अच्छा प्रेजेंट करना हो। बहरहाल आइए हम आपको दिखाते हैं यहाँ पर क्या लिखना है एग्जाम में। द मिसल फॉर्मेशन, बच्चों क्लास में मैंने सोप वगैरह सब कुछ बहुत अच्छी तरीके से कराया, फॉर्मूला बनाना भी सिखाया मैंने सोप का। द मिसल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस व्हेन सोप इज एडेड टू वाटर बिकॉज द हाइड्रोकार्बन चेन ऑफ सोप मॉलिक्यूल, ध्यान से चेक करना, सोप मॉलिक्यूल का हाइड्रोकार्बन चेन, ये वाला चेन, ठीक है, सोप मॉलिक्यूल का हाइड्रोकार्बन चेन क्या होता है? आर हाइड्रोफोबिक। ये देखिए, सोप मॉलिक्यूल का हाइड्रोकार्बन वाला जो चेन है, ये कैसा है? हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक मतलब हाइड्रो मतलब वाटर, फोबिक मतलब वाटर को रिपेल करेगा, वाटर से दूर जाएगा। तो ये वाला एंड वाटर से दूर जाता है, यानी कि वाटर रिपेलिंग होता है। विच आर इनसॉल्युबल इन वाटर, ध्यान से चेक करो, ये वाला एंड जो है ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है। ठीक है ना? बट द आयनिक एंड ऑफ द सोप मॉलिक्यूल्स आर हाइड्रोफिलिक। ये जो सोप मॉलिक्यूल का आयनिक एंड होता है ये हाइड्रोफिलिक होता है, ना कि वाटर को ये पसंद करता है, मीन्स वाटर को अट्रैक्ट करता है, एंड हेंस सॉल्युबल इन वाटर। तो ये वाला एंड जो है वो वाटर में सॉल्युबल होता है, और ये वाला एंड
कहाँ सॉल्युबल होगा, किसी ग्रीस पार्टिकल के साथ या ऑयल पार्टिकल के साथ, मतलब उसको अट्रैक्ट कर लेगा, सॉल्युबल क्या होगा, हेंस सॉल्युबल इन वाटर। इन अ सोप मिसल द अनचार्ज एंड ऑफ द हाइड्रोकार्बन चेन आर ऑन इनसाइड। चेक करो, जब ये मिसल पूरा बन जाएगा सोप मिसल, तो अंदर की तरफ कौन रहेगा बताओ, अनचार्ज एंड, जिस पे चार्ज नहीं होता है, ठीक है। वेयर एज द चार्ज आयनिक एंड्स आर ऑन द आउटसाइड, बाहर कौन रहते हैं, आयनिक एंड रहते हैं या चार्ज एंड रहते हैं। अब इस तरीके से मिसल बन गया। अब इन्होंने हमसे क्या पूछा था, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा था बताइए, पूछा था विल मिसल बी फॉर्म्ड इन अदर सॉल्वेंट सच एज इथेनॉल ऑल्सो। अगर हम पानी की जगह इथेनॉल यूज कर ले तो क्या मिसल बनेगा, तो जवाब है नहीं, मिसल नहीं बनेगा, क्योंकि जो सॉल्वेंट डाला है उसका नेचर आयनिक नहीं है, इथेनॉल आयनिक नहीं होता है, यही बात लिखी है यहाँ। A missile will not be formed in other solvents such as ethanol because the hydrocarbon chain of soap molecule, चेक करो, सोप मॉलिक्यूल का जो हाइड्रोकार्बन एंड है वो नॉन पोलर है, इथेनॉल भी क्या है नॉन पोलर है, दोनों सॉल्युबल हो जाएंगे, तो मिसल कहाँ से बनेगा, ठीक है ना। Because the hydrocarbon chain of soap molecules are soluble in organic solvents such as what, ethanol। कोई डाउट है बताइए, सिंपल है, कर सकते हैं, ओके। तो इसको आप लोग कॉपी कर लीजिए, बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, वाई आर कार्बन एंड कंपाउंड यूज एज फ्यूल फॉर मोस्ट एप्लीकेशन, ठीक है ना। देखिए फ्यूल में मेनली आपको जनरली क्या चाहिए होता है बताइए फ्यूल क्या होता है, ईंधन, ठीक है। उसके लिए आप फ्यूल किसको बोलोगे, जो अच्छा हीट आपको दे, ठीक है, ज़्यादा मात्रा में आपको हीट दे, जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ज़्यादा हो। कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब क्या होता है मैं आपको बता दूं, हाँ, पॉल्यूशन भी ना करे, ठीक है। कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है बच्चों, देखिए किसी भी फ्यूल का आप 1 ग्राम या 1 किलोग्राम ले लीजिए, उसका कंबशन करिए, उसको बर्न करिए, उसको जलाइए ऑक्सीजन के प्रेजेंस में और देखिए कितना हीट निकल रहा है, ठीक है ना। तो 1 ग्राम सैंपल ले सकते हो किसी फ्यूल का, या 1 किलोग्राम सैंपल ले सकते हो किसी फ्यूल का, उसको बर्न करो, जितना हीट निकलेगा उसी को हम क्या बोलते हैं, कैलोरीफिक वैल्यू या स्पेसिफिक कैलोरीफिक वैल्यू। तो उसमें हमें डिटेल में नहीं जाना है, लेकिन आप खुद दिमाग लगाइए कि आपका फ्यूल ऐसा होना चाहिए जिसका कैलोरीफिक वैल्यू क्या हो, बहुत ज़्यादा हो, मतलब उसका 1 ग्राम या 1 किलोग्राम ले तो भारी मात्रा में हमको हीट मिलनी चाहिए, ताकि उस हीट एनर्जी का हम कुछ ना कुछ सदुपयोग कर पाएँ, कुछ उसका हम यूज़ कर पाएँ, ठीक है ना। अब देखिए बच्चों, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड जितने भी होंगे उनका हम फ्यूल में इसलिए यूज़ करते हैं बिकॉज जब कार्बन या उनके कंपाउंड्स का हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कंबशन करते हैं, उनको बर्न करते हैं, तो लॉट ऑफ हीट मिलती है, लाइट भी मिलती है, बट लाइट का हमें यहाँ काम नहीं है, ठीक है। बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपको हीट मिलती है जिसका यूज़ आप कर सकते हैं, बस सिंपल है, ठीक। जैसे कि हम आपको एक एग्जाम्पल देते हैं बच्चों, एक एग्जाम्पल देते हैं हम आपको, एलपीजी गैस का जो सिलेंडर होता है आपके घरों में, एलपीजी गैस का जो सिलेंडर होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, उसमें ब्यूटेन होता है मेनली, ठीक है, ब्यूटेन होता है। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ब्यूटेन, ब्यूटेन इज C4H10, ये होता है आपका ब्यूटेन, ठीक है ना। अब ध्यान से चेक करो कि ब्यूटेन का अगर हम कम्बशन करेंगे, ठीक है, ये देखिए ब्यूटेन का जब हमने कम्बशन किया तो बनेगा क्या क्या, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। और आपने देखा होगा घर का अपने जो किचन में जाइएगा, जो बर्नर जलता है बच्चों उसका ब्लू फ्लेम होता है, ठीक है ना, पॉल्यूशन भी नहीं करता, वो ब्लू कलर का फ्लेम होता है, येलोइश या सूटी फ्लेम नहीं होता, मतलब धुआं नहीं निकलता है वहाँ से, आपने देखा होगा, ठीक है। चलो बहरहाल डिटेल में नहीं आते हैं, क्लास में सब कुछ पढ़ाया हुआ। ब्यूटेन प्लस ऑक्सीजन गिव्स व्हाट, यहाँ पे आपको मिलेगा देखिए बच्चों CO2 मिलेगा, और साथ में यहाँ पे मिलेगा आपको क्या, यहाँ पे मिलेगा आपको वाटर, ठीक है। और साथ में आपको जो हीट मिलेगा मैं आपको बता दे रहा हूँ, वो आपको हीट बहुत ज़्यादा मिलेगा, और कितना मिलेगा मैं आपको बता दूँ, वो मिलेगा आपको 46 मेगा जूल पर किलोग्राम। चेक कर लो, 46 मेगा जूल, मेगा मतलब समझते हो 10 की पावर 6, ठीक है। मतलब इसको अगर हम सॉल्व करें तो 46 इंटू m का मतलब मेगा, मेगा का मतलब 10 की पावर 6, 10 की पावर 6 देखिए कितना बड़ा हो गया, जूल पर किलोग्राम। इसका मतलब ये कि अगर आप 1 किलोग्राम ब्यूटेन का बर्न करें, 1 किलोग्राम ब्यूटेन लेकर उसको बर्न करें, तो आपको 46 इंटू 10⁻6 जूल हीट एनर्जी मिलती है, जो कि जिसकी मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है ना। तो यही क्या है आपका, यही आपका कैलोरीफिक वैल्यू किसका, ब्यूटेन का। ये हमने आपको दिखा दिया है, आपको एग्जाम में सब नंबर्स लिखने विखने नहीं है, बस ये थ्योरी थोड़े से लिख दीजिएगा, वो हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे। अब इसको बच्चों देखिए मैं बैलेंस नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना, बस मुझे आपको दिखाना था कि ब्यूटेन का आप कम्बशन कराओगे तो कुछ इस तरीके की रिएक्शन होगी, CO2 निकलेगा, H2O निकलेगा, और भारी मात्रा में यहाँ पे हीट आपको मिलेगी, ठीक है। अब एग्जाम में देखिए क्या लिखना है एग्जाम में। अच्छा, ये एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मतलब जब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। ध्यान चेक करो, ब्यूटेन को अगर आप ओपन करोगे, ये देखिए इसका स्ट्रक्चर बनाओगे तो ये देखिए 4 कार्बन है ना, ये देखिए ये ब्यूटेन आ गया, तो कार्बन कार्बन के बीच में यहाँ सिंगल बॉन्ड है, ठीक है ना। तो जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं वो ईजिली बर्नट हो जाते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कार्बन कार्बन के बीच में जब सिंगल बॉन्ड होता है तो ईजिली वो बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, ठीक है ना, उसको ईजिली बर्न किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे कार्बन जो प्रेजेंट होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड में वो ऑक्सीडाइज होकर आपको CO2 दे देता है। लेकिन अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाला आप कोई कंपाउंड लो,
ठीक है, या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड वाला कोई कंपाउंड लो तो वहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज़्यादा लगेगी बच्चों, क्योंकि ये सब बॉन्ड को ब्रेक करना थोड़ा सा, देखो बॉन्ड को ब्रेक करने का क्या मतलब है, कार्बन को ऑक्सीडाइज कराना है, यानी कार्बन को क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। तो कार्बन को यहाँ से अगर आपको फ्री कराना है तो ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन आपको वहाँ सप्लाई करनी पड़ेगी। ये सब क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो आइए हम लोग लौट के अपने टॉपिक पे आते हैं। क्या लिखना है हमें यहाँ पर, मोस्ट ऑफ द कार्बन कंपाउंड्स गिव्स द लॉट ऑफ हीट एंड लाइट व्हेन बर्न्ड इन एयर। लाइट के बारे में अगर आप नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, क्योंकि हमें मेनली किससे काम है, हीट से काम है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द कार्बन कंपाउंड गिव्स लॉट ऑफ हीट एंड लाइट व्हेन बर्न्ड इन एयर। एयर से क्या मिलता है, ऑक्सीजन मिल जाता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कुछ ऐसा रिएक्शन होता है, ठीक है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बर्न विद क्लीन फ्लेम। आपने देखा है ब्यूटेन देखो कितने क्लीन फ्लेम से जलता है, कोई वहाँ पे धुआं नहीं होता है, कोई येलो फ्लेम नहीं होता है, ब्लू फ्लेम होता है, ठीक है ना। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मतलब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, ठीक है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बर्न विद क्लीन फ्लेम एंड नो स्मोक इज प्रोड्यूस। कोई धुआं निकलता है वहाँ पे, बर्तन निकाले होंगे आपके। द कार्बन कंपाउंड यूज एज फ्यूल हैव हाई कैलोरिफिक वैल्यू। जो कार्बन के कंपाउंड एज अ फ्यूल आप यूज करते हो बच्चों, उनकी कैलोरिफिक वैल्यू बहुत हाई होती है। कैलोरिफिक वैल्यू ये देखिए ब्यूटेन की हमने आपको दिखाई हुई एग्जांपल के तौर पे कि ब्यूटेन का अगर 1 किलोग्राम सैंपल लेंगे तो उसको कंप्लीटली अगर हम उसका कंबशन कराएंगे, उसको बर्न करेंगे तो 46 × 10⁶ जूल एनर्जी वहाँ पर आपको मिलेगी, या 46 मेगा जूल एनर्जी वहाँ पे आपको मिलेगी। तो बस आपको ये थ्योरी लिख देनी है। कोई डाउट है बताइए, सिंपल क्वेश्चन था, कर सकते हैं, ओके कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ स्कम व्हेन हार्ड वाटर इज ट्रीटेड विद सोप। अब देखो बच्चों, सोप क्या होता है, अगर आपको डेफिनेशन याद है तो ठीक है, नहीं तो कम से कम सोप का आपको फॉर्मूला तो याद होगा, ठीक है। सोप क्या होते थे, अ सोप इज अ सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स। नहीं याद है तो आप इस डेफिनेशन को नहीं भी लिख सकते हो, यहाँ कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सोप का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो याद होगा। अब सुनो, इस डेफिनेशन का मतलब क्लास में पढ़ाया है तो काफ़ी लेंदी प्रोसेस है, तो उसको हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। यहाँ पर हम आपको एक सोप का नाम याद दिला देते हैं बच्चों, सोडियम स्टीयरेट तो याद होगा आप लोगों को। हाँ, कौन सा, सोडियम स्टीयरेट, ये एक सोप था, हमने पढ़ा था क्लास में। इसका फॉर्मूला क्या होता था, C17H35COO- और यहाँ होता था Na+, याद है बच्चों, सोडियम। और ये जो पूरा है C17H35CO-, इसको हम स्टीयरेट आयन बोलते हैं, स्टीयरेट आयन। तो ये सोप का नाम क्या पड़ गया, सोडियम स्टीयरेट, ओके। अब ध्यान से चेक करो बच्चों, सोप आपने लिया हार्ड वाटर में। अब हार्ड वाटर में होता क्या क्या है, ध्यान से समझिए जरा बच्चों। जो हार्ड वाटर होता है, हार्ड वाटर ऐसा नहीं कि आपको छूने में हार्ड लगेगा, ऐसा नहीं है। जैसा सॉफ्ट वाटर होता है वैसा ही हार्ड वाटर, बस सॉफ्ट वाटर एकदम प्योर होगा, उसमें कुछ नहीं होगा। हार्ड वाटर में क्या होगा, आपका हार्ड वाटर में बच्चों कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के सॉल्ट्स होंगे। क्या होंगे, सॉल्ट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। अब कौन कौन से सॉल्ट होते हैं मैं आपको बता दूं बच्चों। इसमें होता है कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, यानी कि कैल्शियम और मैग्नीशियम के आपको क्लोराइड्स मिलेंगे यहाँ पर, कैल्शियम और मैग्नीशियम के आपको सल्फेट्स मिलेंगे यहाँ पर, कैल्शियम और मैग्नीशियम के आपको बाइकार्बोनेट्स यहाँ पर मिलेंगे, ठीक है ना। अब आपकी बच्चों सहूलियत के लिए अकॉर्डिंग टू क्लास 10th क्लास में तो हमने डिटेल में पढ़ाया है, यहाँ पर हम बच्चों मान के चलते हैं कि हार्ड वाटर में हमारे पास क्या प्रेजेंट है, कैल्शियम और मैग्नीशियम का क्लोराइड सॉल्ट प्रेजेंट है। यानी कि यहाँ पर बच्चों हार्ड वाटर में हम मान के चल रहे हैं, देखिए हम यहाँ पर मान के चल रहे हैं कि जो हार्ड वाटर हमको मिला, चलिए हार्ड वाटर जो हमको मिला उसमें क्या प्रेजेंट है, उसमें प्रेजेंट है कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम का सॉल्ट कैल्शियम क्लोराइड। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम क्लोराइड, CaCl2। और क्या प्रेजेंट है यहाँ पर, मैग्नीशियम क्लोराइड यहाँ पर प्रेजेंट है, मान के आप चल लीजिए, ठीक है ना। ये दोनों फॉर्मूले आप लोग को बनाने आते होंगे, कैसे बनते हैं बच्चों। Ca पे क्या होता है बोलिए, 2+ और Cl पे होता है -, तो 2 इधर आएगा 1 इधर आएगा, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CaCl2। इसी तरीके से मैग्नीशियम पे क्या होता है, 2+ और Cl पे होता है -, तो 2 इधर जाएगा 1 इधर, MgCl2। अब आइए हम आपको दिखाते हैं बच्चों होता क्या है। देखिए हार्ड वाटर लिया आपने, हार्ड वाटर में क्या प्रेजेंट होगा, कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड, जो कि कैल्शियम और मैग्नीशियम का क्लोराइड सॉल्ट है। अब देखो होगा क्या, ये जो सोप का मॉलिक्यूल है बच्चों, ठीक है ना, सोप का मॉलिक्यूल है C17H35COO- Na+, ध्यान दे जरा। अब इसको हमने पानी में डाला, पानी कैसा था, हार्ड वाटर था वो। हार्ड वाटर में कैल्शियम क्लोराइड प्रेजेंट है, मैग्नीशियम क्लोराइड प्रेजेंट है, आप कुछ भी ले लो दोनों में से। चलो मैं मान लेता हूँ मैंने कैल्शियम क्लोराइड ले लिया यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हार्ड वाटर में क्या प्रेजेंट है, कैल्शियम क्लोराइड प्रेजेंट है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। अब देखो बच्चों सोप का क्या काम होता था, याद है, सोप के बारे में हमने क्लास में पढ़ाया है कि भाई सोप के 2 तरीके के एंड होते हैं। ये देखिए सोप का मॉलिक्यूल है, ये वाला होता है आपका क्या, हाँ पोलर एंड -+ वाला, और ये वाला नॉन पोलर एंड होता है। तो चेक करो यहाँ से यहाँ तक जो आपको दिख रहा है ये C17H35, इसको अगर खोलेंगे तो 17 कार्बन है, बड़ा लंबा सा चेन आएगा। तो ये वाला जो हो गया आपका नॉन आयनिक है और ये वाला आयनिक एंड है। इनका काम क्या होता था, याद करो, मिसल बनाना, ठीक है। ये जो है नॉन आयनिक एंड कहाँ से चिपकता था जाके,
डर्ट पार्टिकल पे, और ये कहाँ चिपकता था जाके वाटर के साथ, तो मिसल का फॉर्मेशन होता था और डर्ट पार्टिकल अंदर ट्रैप हो जाता था मिसल में, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सोप अगर अपना काम ही ना कर पाए बेचारा, सोचो सोप को अगर कोई बिजी कर ले, सोप के मॉलिक्यूल्स को अगर कोई बिजी कर ले आके, तो सोप बेचारा मिसल ही नहीं बना पाएगा, और वाटर में फिर क्लींसिंग एक्शन हमें मिलेगा नहीं, कपड़े हमारे नहीं साफ होंगे, क्योंकि जब तक मिसल बनेगा नहीं तब तक कपड़े नहीं साफ होंगे। तो यही चीज़ होता है, ध्यान चेक करो, अगर हार्ड वाटर में कैल्शियम क्लोराइड प्रेजेंट है, हार्ड वाटर अगर आपने लिया तो वहाँ या तो कैल्शियम क्लोराइड प्रेजेंट है या तो मैग्नीशियम क्लोराइड प्रेजेंट है, तो होगा क्या बच्चों, सोप का मॉलिक्यूल कैल्शियम क्लोराइड से रिएक्शन करने लगता है बच्चों वहाँ पर, और सारा का सारा सोप आपका वेस्ट हो जाएगा। क्या करने में, कैल्शियम क्लोराइड से रिएक्शन करने में, यानी कि हार्ड वाटर में जो मिनरल्स मौजूद हैं या जो आपके सॉल्ट्स कैल्शियम और मैग्नीशियम के मौजूद हैं, उससे रिएक्शन करने में सारा का सारा लगभग सोप आपका वहाँ पे बर्बाद हो जाएगा। और बच्चों वहाँ दही जैसा व्हाइट कलर का कर्डी जैसे दही होती है ना, मतलब थोड़ी सी गाढ़ी व्हाइट कलर की, वैसा सफ़ेद कलर का कुछ निकलने लगता है वहाँ पर सब्सटेंस, जिसको हम स्कम बोलते हैं। वो स्कम होता क्या है ये हम आपको दिखाते हैं, ध्यान से चेक करो बच्चों। कैल्शियम क्लोराइड को ब्रेक कर लीजिए, चलिए क्या बनेगा बताइए, Ca2+ और क्या बनेगा Cl-। अरे भाई कैल्शियम क्लोराइड से आपको दो तरीके का आयन मिलेगा ना, कैल्शियम आयन Ca2+, चेक करो Ca2+ और क्लोराइड आयन Cl-। अब देखो बच्चों इसको भी ब्रेक कर लो, यहां से आपको क्या मिलेगा C17H35COO-, एक तो ये वाला एस्चुएरेट आयन मिलेगा और साथ में यहाँ पे आपको मिलेगा सोडियम आयन। अब होता क्या है, कैल्शियम क्लोराइड का कैल्शियम निकलता है और आके यहाँ से सोडियम को हटा देता है, कहता है सोडियम हटो यहाँ से, तो यहाँ सोडियम को निकलना पड़ता है और खुद जाके ये स्टीरेट आयन के साथ कौन लग जाएगा, कैल्शियम। तो बच्चों कैल्शियम अगर स्टीरेट आयन के साथ जाके लग जाए तो क्या फॉर्मूला बनेगा, यहाँ पर ध्यान से चेक करो। कैल्शियम क्या करता है, इस सोप के मॉलिक्यूल में से सोडियम को बेचारे को हटा देता है, सोडियम लगा होगा यहाँ पर या फिर यहाँ पर पोटेशियम लगा होगा, K+ भी आपको दिखाई पड़ सकता है, वो दूसरा सोप होता है, ठीक है ना। छोड़ो, अभी हम सोडियम स्टीरेट से आपको दिखा रहे हैं, तो कैल्शियम आएगा सोडियम को यहाँ से हटा देगा। अब देखिए यहाँ पर क्या बनेगा, हम आपको फॉर्मूला यहाँ पर बना के दिखाते हैं, जगह कहीं होनी चाहिए। ये देखिए बच्चों ध्यान से चेक करिएगा कि यहाँ पर Ca पे क्या है 2+, Ca पे 2+ है और स्टीरेट आयन पे कितना है -1, यानी कि C17H35COO-। तो इसका 2 इसके नीचे जाएगा स्टीरेट आयन के और 1 इधर आएगा नीचे, तो फॉर्मूला क्या बनेगा चेक करो। Ca के नीचे तो 1 आ गया और C17H35COO का होल ट्वाइस हो जाएगा बच्चों, चेक करो 1 लिखा नहीं जाता है, तो C17H35COO होल ट्वाइस। तो यहाँ पर क्या बन के आएगा Ca, ये हो गया आपका कैटायन। अरे जैसे सोडियम क्लोराइड होता है यार Na+Cl-, तो कैटायन यानी कि पॉजिटिव वाले को पहले लिखो और नेगेटिव वाले को बाद में लिख दो। तो पॉजिटिव वाला क्या आपका Ca2+, उसको पहले लिखेंगे, और नेगेटिव वाला स्टीरेट CH3CO-, इसको हम बाद में लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे C17H35COO होल ट्वाइस क्यों, क्योंकि Ca का 2 इधर नीचे चल गया इसके, और स्टीरेट CH3H35CO पे 1- था जो कि Ca के नीचे आ गया, 1 कैल्शियम और स्ट्रेट आपके 2 हो गए। और साथ में बच्चों ध्यान से चेक करिए, प्लस में क्या निकलेगा आपका, यहाँ जगह है नहीं तो मैं यहाँ लिख देता हूँ नीचे, ध्यान से चेक करो क्या निकलेगा। कैल्शियम ने सोडियम को हटा दिया बेचारे को और जाके सोडियम की जगह ले ली, यहाँ पे कैल्शियम खुद लग गया स्टीरेट के साथ, तो ये आपका बना कैल्शियम स्टीरेट बना यहाँ पर। अब ध्यान से चेक करो, ये जो सोडियम बेचारा हटा यहाँ से, वो जाके कैल्शियम से जुड़ जाता है, ये देखो, और क्या बना देता है साथ में सोडियम क्लोराइड यहाँ पर आपका बन जाएगा। अब खास बात ये है कि हमें इस पर फोकस करना है, ये जो बन गया, ठीक है बच्चों, इसी को हम स्कम बोलते हैं, इसी को हम क्या बोलेंगे स्कम। ये दही जैसा चिपचिपा व्हाइट कलर का कर्डी लाइक सब्सटेंस होगा। ध्यान से चेक करो बच्चों, यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हो, यहाँ पर आपका जो ये वाला पोर्शन है सोप का C17H35CO-, ये यहाँ सारा वेस्ट हो गया सब, चेक करो। तो सोप आपका लड़ाई कर रहा है किसके साथ, कैल्शियम क्लोराइड के साथ। जब तक पानी में सारा कैल्शियम क्लोराइड खत्म नहीं हो जाएगा तब तक ये रिएक्शन तो चलती जाएगी ना। और इस रिएक्शन में देखिए ना, अभी तो हमने आपको एक सोप का मॉलिक्यूल यहाँ पे दिखाया है, ऐसे बहुत सारे सोप का मॉलिक्यूल है और बहुत सारे कैल्शियम क्लोराइड के मॉलिक्यूल है, सब आपस में रिएक्शन करेंगे फटाफट। और यहाँ पर देखिए ये स्कम आपका बनता हुआ नजर आएगा, व्हाइट कलर का कर्डी स्ट्रक्चर कुछ वहाँ पे कर्डी सब्सटेंस बन के आएगा, ठीक है। सोप बेचारा मिसल ही नहीं बना पाएगा, सोप तो ये वाली रिएक्शन करने में आपका जो बिजी हो गया। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो इस तरीके से अगर हार्ड वाटर में बच्चों आप सोप का क्लींसिंग एक्शन लेना चाहोगे तो सोप अपना काम नहीं कर पाएगा, सोप वहाँ डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि सारा सोप किस में वेस्ट हो जा रहा है, स्कम बनाने में। अब आइए देखते हैं एग्जाम में हम क्या लिखते हैं। यहाँ पर एग्जाम में हमको क्या लिखना है, ये केमिकल रिएक्शन आप लिखो चाहे ना लिखो उससे फर्क नहीं पड़ता है। आपको थ्योरी क्या लिखनी है, सबसे पहले आपको सोप का डेफिनेशन अगर आता है तो लिख दीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं। अ सोप इज अ सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स। इसके बाद आपको लिखना है हार्ड वाटर कंटेन्स सॉल्ट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। आपको बताना है कि भाई हार्ड वाटर क्या होता है। हार्ड वाटर में आपको सॉल्ट्स मिलेंगे किसके, कैल्शियम और मैग्नीशियम के, जैसे कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है। व्हेन सोप इज एडेड टू हार्ड वाटर, जब सोप को हार्ड वाटर में ऐड किया था, हार्ड वाटर में क्या प्रेजेंट होगा,
कैल्शियम क्लोराइड या मैग्नीशियम क्लोराइड। तो होता क्या है, व्हेन सोप इज एडेड टू हार्ड वाटर कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस प्रेजेंट इन द वाटर। अब ध्यान से चेक करो, ये देखो ना वाटर में क्या प्रेजेंट है, कैल्शियम आयन, वो क्या करता है, डिस्प्लेसेस सोडियम और पोटेशियम आयन फ्रॉम द सोप मॉलिक्यूल। सोप मॉलिक्यूल में से ये जो कैल्शियम या मैग्नीशियम के आयन होंगे जो हार्ड वाटर में प्रेजेंट है, ठीक है, वो कैल्शियम के आयन, ये देखिए यहाँ से सोडियम को या पोटेशियम को, कैसा सोप लिया है डिपेंड करता है आपके पास कि यहाँ सोडियम है कि पोटेशियम है, ठीक है। तो कैल्शियम क्या करेगा, सोडियम या पोटेशियम के आयन को यहाँ से डिस्प्लेस कर देगा, और डिस्प्लेस कराने के बाद ये कैल्शियम जो है स्ट्रेट आयन से रिएक्ट करके स्कम बनाने लगेगा। यही बात यहाँ पर लिखी है, पढ़िए जरा ध्यान से, क्या लिखा हुआ है कि कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन्स प्रेजेंट इन द वाटर डिस्प्लेसेस सोडियम और पोटेशियम आयन्स फ्रॉम द सोप मॉलिक्यूल, ठीक है। सोप मॉलिक्यूल्स में से सोडियम और पोटेशियम का आयन हट जाता है बेचारा यहाँ से, फॉर्मिंग एन इनसॉल्युबल सब्सटेंस कॉल्ड स्कम। अब ये जो सब्सटेंस बना है इसी को हम स्कम बोलते हैं, और इसकी खास बात है बच्चों ध्यान रखिएगा, ये इनसॉल्युबल होता है। इनसॉल्युबल का क्या मतलब होता है, ये सॉल्यूशन आपको एकदम से बाहर सा नजर आता हुआ नजर आएगा, ये उसमें सॉल्युबल नहीं होगा सॉल्यूशन में, ठीक है, बाहर चिपचिपा सा अलग सा नजर आएगा ये आपको, दही जैसा, ठीक है ना। तो ये इनसॉल्युबल सब्सटेंस होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, स्कम बोलते हैं। और लास्ट में हमको लिखना अ लॉट ऑफ सोप इज वेस्टेड इन दिस प्रोसेस, ठीक है, बहुत ज़्यादा सोप हमारा इसी प्रोसेस में वेस्ट हो जाता है, बिकॉज हार्ड वाटर में जब तक पूरा का पूरा कैल्शियम क्लोराइड मैग्नीशियम क्लोराइड खत्म नहीं हो जाएगा, रिएक्शन करके फिनिश नहीं हो जाएगा, तब तक सोप हमारा काम करना शुरू नहीं करेगा। तो सोप पे सोप आप डालते जाओगे, सोप पे सोप आप डालते जाओगे, स्कम बहुत सारा बनता जाएगा। जब हार्ड वाटर में प्रेजेंट कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस वहाँ खत्म हो जाएंगे रिएक्शन करके, यानी कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड पूरा का पूरा रिएक्ट कर जाएगा, तब एक्स्ट्रा सोप डालोगे तो वो सोप फिर फ्री रहेगा, क्योंकि सारा का सारा कैल्शियम मैग्नीशियम तो फिनिश हो गया रिएक्शन करने के बाद, तो कैल्शियम मैग्नीशियम बचा नहीं, अब खूब सोप डालना पड़ेगा, एक्स्ट्रा सोप डालोगे तो जाके बाद में कहीं क्लींजिंग एक्शन शो यहाँ पर आपका होगा। ओके, चलिए इस तरीके से सोप आपका वेस्ट हो जाता है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, व्हाट चेंज विल यू ऑब्जर्व इफ यू टेस्ट सोप विद लिटमस पेपर। देखो बच्चों, सोप को आपको लिटमस पेपर के साथ टेस्ट करना है। आपको दो तरीके के लिटमस पेपर दिए गए हैं, रेड लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस पेपर। इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं कुछ बातें आपको बताना चाहता हूँ। नंबर वन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, हम लोगों ने क्लास में पढ़ा हुआ है AB रोड, AB रोड, ठीक है। AB रोड का मतलब क्या, एसिड टर्न्स ब्लू टू रेड, ब्लू टू रेड, यानी कि एसिड जो है वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज कर देता है। AB रोड, ये याद करने का तरीका है। AB रोड मतलब एसिड टर्न्स ब्लू टू रेड, एसिड क्या करता है, ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज कर देता है। तो बस अब इसी बात का आप जस्ट रिवर्स कर दो, अगर एसिड ब्लू को रेड में चेंज कर देता है तो बेसिक सॉल्यूशन कहीं पे होगा, या अगर बेस होगा, बेसिक सॉल्यूशन या बेस होगा, तो बेस क्या करेगा, बेस टर्न्स रेड टू ब्लू, रेड लिटमस को किस में चेंज कर देगा, ब्लू में। चेक करिए, बेसिक सॉल्यूशन होगा तो रेड को ब्लू में चेंज कर देगा, रेड को ब्लू में। एक तो ये बात बतानी चाहिए। दूसरी बात आपको ये बतानी चाहिए, सोप बनते कैसे हैं। सुनिए, सोप कैसे बनता है बताइए, पता है आपको सोप कैसे बनता है? सोप बनता है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड हम लोग यहाँ लेते हैं, और कार्बोक्सिलिक एसिड, देखिए एसिड लिया, ये आपका ऑर्गेनिक एसिड है, वीक एसिड होगा, ध्यान रखिएगा, ये आपका वीक एसिड है, सब कुछ क्लास में पढ़ाया है। और साथ में आपको लेना है एक बेस जिसका नाम होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड ये स्ट्रॉन्ग बेस है, क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से चेक करो बच्चों, जब सोप, देखो कार्बोक्सिलिक एसिड को जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट किया जाता है तो आपको क्या निकल के आएगा यहाँ पर प्रोडक्ट में, सोप, ठीक है। तो ये रिएक्टेंट हो गए आपके, ये बन गया आपका सोप। अब ध्यान से चेक करिए बच्चों, यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड हमने लिया जो कि वीक एसिड है, आपको पता है ऑर्गेनिक एसिड कैसे होते हैं, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पर जो सोप बन के आ रहा है, जो प्रोडक्ट बन के आ रहा है, हमने एसिड बेस सॉल्ट वाले चैप्टर में हमने पढ़ा हुआ है कि जब हमारा प्रोडक्ट बन के आता है, जब एसिड बेस से रिएक्ट करता है, तो जो हमारा सॉल्ट जो बन के आएगा, तो सॉल्ट का नेचर किस पे डिपेंड करता है कि आपका एसिड स्ट्रॉन्ग है कि बेस स्ट्रॉन्ग है। जो स्ट्रॉन्ग होगा वही डोमिनेट करेगा। ध्यान से चेक करो, यहाँ पर क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस है, इसलिए जो सोप है, चेक करो ना, एसिड तो वीक है और बेस कैसा है, स्ट्रॉन्ग है, तो डोमिनेट कौन करेगा, कौन ज्यादा प्रभावी रहेगा, किसका इफेक्ट आपको प्रोडक्ट में देखने को मिलेगा, किसका प्रभाव आपको प्रोडक्ट में देखने को मिलेगा, तो जवाब है जो स्ट्रॉन्ग होगा। कौन है स्ट्रॉन्ग यहाँ पर, सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग है। यानी कि बच्चों सोप का जो नेचर होगा वो कैसा होगा, सोप का जो नेचर होगा वो बेसिक नेचर होगा, यही हमको आपको बताना था, ठीक है। बस अब तो टेंशन खत्म हो गई। सोप का नेचर अगर बेसिक नेचर है तो एक बात बताइए बच्चों, अगर आप लोग सोप को लेंगे क्योंकि सोप यहाँ पर बेसिक इन नेचर है, सोप का नेचर कैसा है, बेसिक, अभी हमने पढ़ा था बेसिक नेचर होगा किसी सॉल्यूशन का,
तो वो क्या करेगा, रेड लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज कर देगा। यानी कि सोप सॉल्यूशन अगर आप लें कहीं पर, या सोप लें, सोप सॉल्यूशन लिख देता हूँ, सोप सॉल्यूशन वाटर के साथ लें और उसमें अगर आप रेड लिटमस पेपर लगाएं, रेड लिटमस पेपर अगर डालें उस सॉल्यूशन में, तो रेड लिटमस आपका किस में चेंज हो जाएगा बताइए, ब्लू कलर में, ब्लू लिटमस में चेंज हो जाएगा। रेड लिटमस आपका ब्लू कलर में चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। और वहीं पर बच्चों ध्यान से चेक करिए, अगर हम लोग सोप सॉल्यूशन को किसके साथ लें, ब्लू लिटमस के साथ लें, तो बच्चों ब्लू लिटमस को रेड में कौन चेंज करता है, एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक वाला। लेकिन सोप तो कैसा है, सोप तो कैसा है, बेसिक है ना, तो जो भी बेसिक नेचर का होगा वो ब्लू लिटमस पेपर पे कोई चेंज नहीं दिखाएगा। तो यहाँ पर नो चेंज, ब्लू लिटमस पेपर ब्लू ही रहेगा, नो चेंज, ठीक है ना। अब इसी बात को देखिए हमने यहाँ लिखा हुआ है क्या, कि सिंस द सोप इज बेसिक इन नेचर, सोप बेसिक इन नेचर होता है, क्यों होता है हमने कारण बताया, क्योंकि सोप एक तरीके का रिजल्ट प्रोडक्ट है किसका किसका, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का। तो सोप में नेचर किसका आएगा, स्ट्रॉन्ग बेस का नेचर आएगा, यानी कि सोप कैसा होगा, बेसिक इन नेचर। तो सिंस द सोप इज बेसिक इन नेचर इट विल टर्न रेड लिटमस ब्लू, वो रेड लिटमस को किस में चेंज कर देता है, ब्लू में। तो ये तो हमने आपको दिखाया कि रेड लिटमस के साथ सोप क्या करेगा। अब दूसरा आपको यहाँ पर लिखना है पॉइंट क्या, हाउएवर द कलर ऑफ ब्लू लिटमस विल रिमेन ब्लू। अगर हम सोप सॉल्यूशन को ब्लू लिटमस पेपर के साथ लें तो ब्लू ही रहेगा, क्योंकि ब्लू को रेड कौन चेंज करता है, एसिड। लेकिन सोप हमारा एसिड थोड़ा ना, सोप तो क्या है, बेस है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन है वो एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा। जाते जाते कमेंट सेक्शन में जो पिन कमेंट है उसको चेक करना ना भूलें। पिन कमेंट पे रीड मोर पे क्लिक करें, आपको वहाँ पे पूरा सिलेबस मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।